हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ बेसिक टर्म्स जो है हम लोग देखे थे। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म इस पार्ट का, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे नाम है साइंटिस्ट का। देखो क्या बताए थे पिछला क्लास में कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, तो कैथोड पे केटायन जाता था, रिड्यूस होता था, एनोड पे एनायन। जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है और दो इलेक्ट्रोड ऐसे हैं, ठीक है। ये वाला जो है सो प्लस टर्मिनल है एनोड, ये वाला माइनस टर्मिनल है कैथोड। जब इधर से करंट पास होगा तो ये एनायन जाएगा एनोड पर और ये केटायन जाएगा कैथोड पर। ऐसे Cl माइनस जो है एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है सो क्लोरीन गैस बनाएगा, और ये जो सोडियम आयन है इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम सॉलिड बनाएगा। तो ये सोडियम जाकर के यहाँ जमा होगा सोडियम सॉलिड के रूप में, और ये क्लोरीन यहाँ जा करके इवॉल्व होगा क्लोरीन गैस के रूप में। तो आखिर यहाँ कितना क्लोरीन गैस निकलेगा या फिर यहाँ कितना सोडियम जमा होगा, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? यहाँ 5 ग्राम सोडियम जमा हुआ कि 10 ग्राम हुआ कि 20 ग्राम हुआ, कितना हुआ? या फिर यहाँ जो क्लोरीन गैस निकल रहा है वो कितना निकलेगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 10 ml 20 ml। तो इसी को एक्सप्लेन करता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो उस दरमियान इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस जाके जमा होता है या कितना लिबरेट होता है। जमा होना मतलब सॉलिड रहेगा तो जमा होगा, लेकिन गैस रहेगा तो गैस जमा नहीं होगा, ये लिबरेट होगा, बाहर निकलेगा, इवॉल्व होगा। तो ये लिबरेशन और डिपोजिट होना दोनों अलग अलग चीज होगा। तो जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान इलेक्ट्रोड्स पे कितना सब्सटेंस जा करके जमा होगा या लिबरेट होगा, उसी को बतलाता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between the amount of the substance deposited or liberated at electrode and the amount of electricity passed through the electrolytic cell। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस जाकर के जमा होगा, यह डिपेंड करता है कि इधर से आप कितना करंट पास करवा रहे हो, मतलब वो करंट या फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड पे निर्भर करता है। और उसको फैराडे जो है ना 2 लॉ में एक्सप्लेन किए हैं। मतलब ये जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ये 2 होता है, एक होता है फर्स्ट लॉ और दूसरा होता है सेकेंड लॉ। तो सबसे पहले हम लोग फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का यदि स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, द मास ऑफ ए substance deposited or liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through the इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एकदम आसान सा स्टेटमेंट है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस दरमियान इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस जमा होगा या लिबरेट होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आप कितना चार्ज पास करवा रहे हो। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से जितना ज़्यादा चार्ज पास करवाओगे, चार्ज में करंट समझ लो, जितना ज़्यादा करंट पास करवाओगे उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस जा करके जमा होगा या लिबरेट होगा, कहाँ, इलेक्ट्रोड पर। यही इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेहद आसान सा है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान कितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जमा होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आप कितना चार्ज पास करवा रहे हो या कितना करंट पास करवा रहे हो। तो मैथमेटिकली यदि इसको लिखना चाहे तो मान लो कि W जो है उस सब्सटेंस का मास है जो वहां जमा हो रहा है या फिर वहां लिबरेट हो रहा है, तो यह W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो चार्ज का। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, तो W प्रोपोर्शनल Q, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो हम लोग देते हैं कांस्टेंट, तो W और यहाँ कांस्टेंट देते हैं कैपिटल Z इंटू Q, इसको मान लो नंबर 1। तो एक ही फॉर्मूला बन गया। W क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस जमा हो रहा है वो W है। Q क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आप कितना चार्ज पास करवा रहे हो। Z क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस Z को जो हम लोग है माने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अभी जो फॉर्मूला आया है W बराबर Z इंटू Q, स्टेटमेंट मिटा देते हैं, फॉर्मूला से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब Q जो है इसका हम लोग जानते हैं होता है I इंटू T, चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम का। I करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और T हो गया टाइम। तो इसको यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा W बराबर Z इंटू I इंटू T, इसको मान लो नंबर 2। मान लो फैन I जो करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर हो और टाइम 1 सेकेंड हो, तो जो चार्ज होगा Q, तो I इंटू T है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो हो जाएगा 1 एम्पियर सेकेंड, और एम्पियर सेकेंड को हम लोग लिखते हैं कुलम। AS माने एम्पियर सेकेंड, एम्पियर का कैपिटल A, सेकेंड का स्मॉल s, तो यहाँ से जो है Q बराबर आ जाएगा 1 कुलम। अब E वाला फॉर्मूला देखो चाहे E वाला फॉर्मूला देखो, एक ही बात है कि I और T दोनों 1 के बराबर हो या फिर Q 1 के बराबर हो, तो W क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा Z इंटू 1 माने W बराबर हो जाएगा Z का। तो ये जो Z है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वह बराबर हो गया W का। W मतलब जितना सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा था। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वह क्या है, तो वह सब्सटेंस का मास है जो इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहा है। कब, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 एम्पियर करंट पास करवा रहे हैं 1 सेकेंड के लिए। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 एम्पियर करंट पास करवाओगे 1 सेकेंड के लिए, तो उस दरमियान इलेक्ट्रोड पे जितना सब्सटेंस जमा होगा या लिबरेट होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इसका डेफिनेशन ऐसे हम लोग बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड through the electrolytic cell for 1 second is called electrochemical equivalent। कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 एम्पियर करंट पास करवाएंगे 1 सेकेंड के लिए, तो इलेक्ट्रोड पे जितना सब्सटेंस जमा होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। या यदि चार्ज के टर्म में बोलोगे तो फिर ऐसे बोलो कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 कूलम चार्ज पास करवाएंगे तो उस दरमियान इलेक्ट्रोड पे जितना सब्सटेंस जमा होगा वही कहलाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये जो है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट।
क्वेश्चन क्या आएगा कि जैसे मान लो ऐसा कि एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस को एल्यूमिनियम में बदलने के लिए कितना चार्ज की आवश्यकता है, कि एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस एल्यूमिनियम में बदले, मतलब इसका रिडक्शन हो तो उस दरमियान कितना चार्ज लगेगा ताकि इसमें रिड्यूस हो जाए। तो सिंपल सा काम करोगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करोगे। एल्यूमिनियम 3 प्लस है और यहाँ एल्यूमिनियम है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। 3 गेन करेगा तब ना इसमें बदलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो 1 मोल, ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि यह 3 मोल इलेक्ट्रॉन है ऐसा। और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कहलाता है 1 फैराडे। तो 3 मोल पर कितना होगा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? तो 3 फैराडे होगा। या कूलम के फॉर्म में लिखोगे तो 3 और 1 फैराडे का जो वैल्यू है उसको पुट कर दो तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एनसीईआरटी बुक वगैरह में भी दिया हुआ है। तो यदि कोई सब्सटेंस ऐसे रिड्यूस हो रहा हो या ऑक्सीडाइज हो रहा हो और पूछेगा कि उसमें कितना चार्ज इन्वॉल्व होगा, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पहले निकालोगे कि उस प्रोसेस को करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये जो है फैराडे फर्स्ट लॉ हुआ। अब आते हैं हम लोग फैराडे सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट तो हम लोग समझ गए ना, वो एकदम आसान था कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस जमा होगा तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आप कितना चार्ज पास करवा रहे हो। अब जैसे मान लो कि एक साथ हम लोगों को 2-3 इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो, जैसे अभी एग्जांपल हम लिए थे NaCl का। मान लो कि एक ही साथ हम लोगों को अलग अलग करना हो, जैसे एक ही साथ हम लोग को सपोज कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस करना हो, CuSO4 का करना हो, ZnSO4 का करना हो, सिल्वर नाइट्रेट का करना हो, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस एक साथ करना हो, एक ही बार करना हो। अलग अलग तो करिए सकते हैं, अलग अलग करेंगे तो एक बार सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भरेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक बार जिंक सल्फेट का भरेंगे, एक बार कॉपर सल्फेट का। लेकिन यदि तीनों का एक साथ करना हो तो क्या करना होगा? तो ये तीनों को एक ही सेल में नहीं भरेंगे तीनों का सॉल्यूशन, बल्कि तीनों को अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भरेंगे और वो तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपस में कनेक्ट करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। पढ़े होंगे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, तो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। तो फिगर से इसको बताते हैं। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड है, इसमें मान लो कॉपर का सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक और लो, इसमें मान लो जिंक का भरा हुआ है। ये दोनों को इधर से अपना कनेक्ट करो, जो भी लगा हुआ था, एमीटर था, ऐसे फिर बीच में स्विच था, बीच में बल्ब होता है, और फिर इसको ऐसे यहाँ जोड़ दो। तो ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ ऐसा। अब ये दोनों जो बच रहा है फिर ये दोनों भी आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, तो इस बार इसको पॉजिटिव मान लो और इसको क्या मान लो? नेगेटिव मान लो ऐसा। मतलब ई यहाँ एनोड, ई कैथोड, तो फिर ई वाला हुआ एनोड और ई वाला हुआ कैथोड। कैथोड पर नेगेटिव है दोनों में और एनोड पर पॉजिटिव है दोनों में, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। फिजिक्स में पढ़े होंगे 10th में पैरेलल और सीरीज, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम हिंदी में, और इंग्लिश वाले पढ़े होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो हम लोग 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जोड़ेंगे या दोनों किस में रहेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा। दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। मान लिए एक में कॉपर भरा हुआ है और दूसरे में क्या भरा हुआ है? जिंक का। तो कॉपर का सॉल्यूशन है मैंने इसके सॉल्ट का CuSO4 और यहाँ मान लो ZnSO4 है। अब फैराडे सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जब 2 या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो और उस दरमियान दोनों से सेम चार्ज पास करवाया जा रहा हो,
सेम चार्ज मतलब जितना चार्ज ई वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मिल रहा है उतना ही चार्ज इस वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मिल रहा है। तो जब दो या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास करवाया जा रहा हो, तो उस दरमियान प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस जमा होगा उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट का। मतलब यहां कितना कॉपर जमा होगा तो ये कॉपर का जो वेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इक्विवेलेंट वेट का, और यहां जिंक कितना जमा होगा तो अमाउंट ऑफ जिंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक का। यही सेकेंड लॉ है, एकदम आसान सा चीज है। क्या बताया कि जब दो या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपस में सीरीज में जुड़े हुए हों और दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उससे सेम चार्ज पास करवा रहे हैं, तो उस दरमियान प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस जमा होगा उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के इक्विवेलेंट वेट का। जैसे यहाँ कॉपर का लिए हैं तो कैथोड पे कॉपर जमा होगा, यहाँ जिंक का लिए हैं तो कैथोड पे जिंक जमा होगा। अब यहाँ कितना कॉपर जमा होगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉपर के इक्विवेलेंट वेट का। यहाँ कितना जिंक जमा होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिंक के इक्विवेलेंट वेट का, बशर्ते कंडीशन है कि दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और यहाँ से दोनों में सेम चार्ज आ रहा हो, जितना चार्ज इसमें उतना ही चार्ज इसमें। तो यही दो स्टेटमेंट है, दोनों को एक बार हम बताते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला था, वह एक सिंगल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा था कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस जमा होगा उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से कितना चार्ज पास करवा रहे हो। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जब दो या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का एक साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और यदि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो उस दरमियान यदि उससे सेम चार्ज पास करवा रहे हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस जमा होगा उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट मास का। यही इसका दो स्टेटमेंट है। इसका लाइन बाय लाइन पढ़ोगे नोट से तो और अच्छे से इसको समझ में आएगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट दे दो तो वेट ऑफ कॉपर बराबर कांस्टेंट मान ले के इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। वैसे यहाँ वेट ऑफ जिंक बराबर के इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। तो जब दोनों का रेशियो निकालोगे तो वेट ऑफ कॉपर बटे वेट ऑफ जिंक बराबर के इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर और के इंटू इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो कांस्टेंट कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं भी रहेगा तो चलेगा। अब इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दो, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, तो हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बराबर वेट ऑफ जिंक बटे इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक। यहाँ इक्विवेलेंट वेट होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ऐसा। अभी गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास क्या कहलाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक, ऐसा। तो एक नया स्टेटमेंट यहां से हम लोग बना सकते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का, कि यदि दो या अधिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में हो और दोनों से सेम चार्ज पास करवा रहे हैं तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस जमा होगा वो दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होगा, इक्वल। मतलब जितना ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ कॉपर का जमा होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ जिंक का जमा होगा। ऐसे भी इसका स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं। तो यही दो फॉर्मूला हुआ, एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। बताए फर्स्ट पार्ट से कोलरॉस लॉ, सेकेंड पार्ट से नर्स्ट इक्वेशन, और ये जो तीसरा पार्ट है उससे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, जिससे हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यदि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट
और यदि मेंशन नहीं है कि फर्स्ट लॉ है कि सेकेंड है तो वहाँ दोनों लिखना होगा। और यदि मेंशन है कि फैराडे फर्स्ट लॉ लिखो या सेकेंड लॉ लिखो तो जो पूछेगा उसी के बारे में लिखोगे। चाहे 3 नंबर में आवे चाहे 5 नंबर में आए, फिगर का जहाँ जरूरत रहेगा वहाँ फिगर जरूर बनाओगे। जैसे सेकेंड लॉ इसका आएगा तो फिगर बना करके यहाँ आगे तक जो है इसको हम लोगों को क्या करना है, डिराइव कर देना है, आगे इसको बढ़ा देना है। इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z और केमिकल इक्विवेलेंट E। Z और E में क्या रिलेशन है? तो E जो है इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसका क्या डेफिनेशन बताए थे कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रोड पे जितना सब्सटेंस जमा होता है वही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कुछ रिएक्शन लिखते हैं, जैसे Na+ है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये बदल गया Na में, तो यहाँ कितना मोल इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज यहाँ हो गया 1 फैराडे। और ये कितना सोडियम जमा हुआ है? तो सोडियम का भी 1 मोल है, तो 1 मोल सोडियम कितना ग्राम होता है? 23 ग्राम। और जो 23 ग्राम सोडियम है वो बराबर हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला? गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास। अब सोडियम का गिवन मास यहाँ 23 हुआ और इक्विवेलेंट मास भी 23 होता है। इक्विवेलेंट मास बटे बराबर एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास भी 23, गिवन मास भी 23, तो दोनों कट करके आ गया 1, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। उसी प्रकार से यदि एक रिएक्शन लिखें Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन से बन गया Ca, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 2 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फैराडे चार्ज। तो यहाँ कैल्शियम कितना है? 1 मोल, और 1 मोल कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम। और ये 40 ग्राम बराबर हो जाएगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट का। कैसे? तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास इसका हो गया 40 और इक्विवेलेंट मास कितना होता है? तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला गिवन मास बटे वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और वैलेंसी होता है कितना? 2। तो ये कट जाएगा तो 20 और फिर यहाँ 40 है तो ये कट जाएगा तो 2, तो 2 आ गया। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम पर 3+ है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बदलेगा एल्यूमिनियम में। अब यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 फैराडे चार्ज, और यहाँ एल्यूमिनियम मिल रहा है 1 ही मोल, तो 1 मोल मतलब 27 ग्राम, और इस 27 ग्राम बराबर हो जाएगा 3 ग्राम इक्विवेलेंट का। कैसे? फिर से निकालो, गिवन मास बटे इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास हुआ 27, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला एटॉमिक मास बटे वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, वैलेंसी 3, कटेगा तो 9, तो आ गया 27/9, फिर ही कट गया तो 3, तो 3 आ गया। ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? देखो इसको मिलाओ, 1 फैराडे चार्ज है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 फैराडे चार्ज है तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 फैराडे चार्ज है तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट। देख रहे हो? मतलब जितना फैराडे चार्ज लगेगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस का वहां जाकर के जमा होगा। तो इसको अब हम लोग ऐसे लिखें, ऐसे कि 1 फैराडे चार्ज इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। और जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो उस केस में बताए कि गिवन मास बराबर होता है इक्विवेलेंट मास का। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हुआ इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, ऐसा। अब 1 फैराडे चार्ज का मतलब कितना? कि 96,500 कूलम्ब चार्ज, कि इतना कूलम्ब चार्ज पास करवाएंगे तो एलिमेंट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा होगा, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा होगा मतलब उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर जमा होगा। पीछे बताए हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा W, अरे ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला W/E। अभी तुम मान लिए हो 1, तो W/E, तो W बराबर हो जाएगा E का। W माने कितना मास जमा हुआ, तो बराबर हो जाएगा उसके इक्विवेलेंट मास का, ऐसे। तो जब इतना चार्ज पास करवाए तो जमा हो रहा है E के बराबर। तो जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाओगे तो कितना जमा होगा? इतना कूलम्ब पास करवाए तो E के बराबर। तो 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाए तो E बटे इतना हो जाएगा,
96,500, या इसी को लिख सकते हैं E/F, 96,500 को हम लोग F भी लिखते हैं। अच्छा, और क्या बताया कि जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से तो जितना सब्सटेंस जमा होता है वो क्या कहलाता है, Z। तो 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाने पर इतना सब्सटेंस जमा हो रहा है, इसका मतलब हो गया कि Z बराबर हो जाएगा किसका, E/F का। अब फिर से F यदि यहाँ मान लोगे तुम 1 कूलम्ब तो Z बराबर हो जाएगा E का। अच्छा, तो यहां से एक दोनों के बीच रिलेशन आया, Z बराबर E/F। अब यदि हम लोग दोनों को कंबाइन करें, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, तो क्या रिजल्ट आएगा, सो देखो। combination of Faraday's first and second laws of electrolysis। फराडे का फर्स्ट और सेकेंड लॉ जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का, दोनों को यदि कंबाइन करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को, जरा देखते हैं। तो फराडे फर्स्ट लॉ में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, फर्स्ट लॉ में पढ़े थे। फिर अभी एक फॉर्मूला हम लोग निकालें, Z बराबर E/F। अभी Z का वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा, W बराबर E/F इंटू आई इंटू टी, इसको मान लो तीसरा नंबर। अब जो E है इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी। अब E का E वाला वैल्यू पुट कर दो तो W बराबर जाएगा A/NF I इंटू टी। तो एक फॉर्मूला हम लोगों का E बन गया। कौन सा टर्म यहाँ क्या है तुम लोग को पता है, W हो गया उस सब्सटेंस का मास जितना जमा हुआ है, A हुआ उसका एटॉमिक मास, N क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है फैराडेज कांस्टेंट 96,500 कूलम पर मोल, I क्या है करेंट और T क्या है टाइम। तो ये एक मेन फॉर्मूला हो गया, W बराबर A/NF I इंटू Q। तो देखो ये W जो है मास, E तब लेंगे ना जब सॉलिड सब्सटेंस हो। यदि वहाँ गैसियस सब्सटेंस रहे या लिक्विड रहे तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका वॉल्यूम। उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। तो जब उसका वॉल्यूम इस्तेमाल करोगे तो देखो E वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा। तो E वाला फॉर्मूला को फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, EW के जगह हम लोग लिखेंगे V बराबर E इक्विवेलेंट मास था तो यहाँ इक्विवेलेंट मास नहीं बल्कि हो जाएगा वॉल्यूम इक्विवेलेंट बटे F इंटू आई इंटू टी। तो गैसियस सब्सटेंस के लिए E वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब यदि Cl2 है, O2 है, H2 है, इस प्रकार का सब्सटेंस यदि लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दरमियान तो कितना क्लोरीन, कितना ऑक्सीजन या कितना हाइड्रोजन निकलेगा तो वॉल्यूम के टर्म में निकलेगा। तो वहाँ फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। V हो गया उसका वॉल्यूम जितना निकलेगा, ये वॉल्यूम इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट किए थे। क्लोरीन के लिए कितना आया था 11.2 लीटर, ऑक्सीजन के लिए आया था 5.6 लीटर और इसके लिए भी आया था 11.2 लीटर। इसको याद रखेंगे हम लोग डायरेक्ट। बाकी F और IT जो यहाँ था वही यहाँ पर है। तो यही दो फॉर्मूला हो गया मेन, इसको याद रखोगे। W बराबर A/NF I इंटू टी और एक V बराबर V इक्विवेलेंट बटे F I इंटू टी। अच्छे से समझ लोगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चाहे एग्जामिनेशन में इसका स्टेटमेंट आए, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, चाहे न्यूमेरिकल आए, ये तीन में से किसी ना किसी एक टाइप का क्वेश्चन इससे 100% आना ही है। इसलिए इसको नहीं समझ में आया तो नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, एक दो बार वीडियोज को रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यूज हुआ है तो उस समय यदि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा तो अच्छे से इसको समझना होगा तो हो जाएगा। तो इस तरह से फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ दोनों हम लोग समझ लिए। अब इससे रिलेटेड जो है थोड़ा एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखे हैं,
क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू डिपॉजिट 10 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन यूजिंग ए करेंट ऑफ 3 एम्पियर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से करंट पास करवा रहे हैं 3 एम्पियर का। तो करंट पास जब करवा रहे हैं 3 एम्पियर का, तो वहां कितना कॉपर जमा हो रहा है कैथोड पर? 10 ग्राम। तो बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से आप 3 एम्पियर करंट पास करवाओगे तो 10 ग्राम कॉपर जमा हो रहा है। तो 10 ग्राम कॉपर जमा होने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब टाइम निकालना है कि यदि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन से 3 एम्पियर करंट पास करवाएं तो 10 ग्राम कॉपर कैथोड पर जमा हो, इसके लिए आप कितना देर तक करंट पास करवाओगे, टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखो दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले टाइम तो हम लोगों को निकालना है। इसका मास दिया हुआ है W बराबर 10 ग्राम। उसके बाद करंट दिया हुआ है I बराबर कितना दिया हुआ है? 3 एम्पियर। फॉर्मूला हम लोग जानते थे ऐसा, W बराबर A/NF/I/T। तो यहां से हम लोगों को निकालना है T। इसके लिए सब टर्म पता होना चाहिए। तो W पता है, A हुआ एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो कॉपर का होता है वो होता है 63। N नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मतलब Cu2 प्लस है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब ना जाकर के यहाँ Cu में बदलेगा। तो N बराबर हम लोग कितना यहाँ से आ गया? 2 आ गया। F का वैल्यू हम लोगों को पता ही है 96,500 कूलम पर मोल। तो यहाँ से निकालना है टाइम, तो पुट कर दो। तो W हो गया 10 ग्राम, एटॉमिक मास 63 ग्राम पर मोल, N हुआ 2, F होता है 96,500 कूलम पर मोल, और I दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो एम्पियर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे एम्पियर इंटू सेकेंड को लिखते हैं कूलम, तो एम्पियर को लिखेंगे तो जाएगा कूलम पर सेकेंड। ये सेकेंड यहाँ नीचे आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा। तो इसको लिखो 3 कूलम पर सेकेंड इंटू T। अब इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो सबसे पहले यूनिट काटना है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, पर मोल से पर मोल कट जाएगा, कूलम से कूलम कट जाएगा, तो ये बचेगा पर सेकेंड। तो T निकालना है ना, तो इसको ऐसे करो 10 इंटू 2, मैंने E इधर कर दो 96,500, और नीचे बचा 63 इंटू 3 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकेंड, और यही निकल जाएगा टाइम। बाकी सबको पूरा सॉल्व कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ जो टाइम निकलेगा वो निकलेगा सेकेंड में, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट करना है किसमें? मिनट में। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देना, जो आएगा उसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। तो बस यही इसमें एक मेन फॉर्मूला है ही। इस मेन फॉर्मूला को याद रखोगे, इसी में से कोई एक टर्म का वैल्यू निकालना रहेगा, जिसमें से N और F तो जनरली फिक्स रहेगा, I, T, A और W, ये चारों में से किसी एक टर्म का जो है वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना रहेगा। तो ऐसे ही आसान सा न्यूमेरिकल आएगा। इससे बस रिवीजन का जरूरत है, रिवाइज करोगे, फॉर्मूला याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ऐसा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन will liberate, what volume of chlorine will liberate during electrolysis of NaCl या during electrolysis of molten NaCl by passing 10 ampere current for 10 ampere current for
कुछ लिख तो समय अपने से 10 मिनट्स, ऐसा कि मोल्टेन NaCl का हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। NaCl का मोल्टेन फॉर्म है पिघला हुआ, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। उसके लिए 10 एम्पियर करंट पास करवा रहे हैं 10 मिनट के लिए। तो एनोड पर कितना क्लोरीन जो है लिबरेट होगा, कितना क्लोरीन वहां से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले जब आप NaCl का मोल्टेन फॉर्म लोगे, माने Na+ और Cl-, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, ये Na सॉलिड, तो ये तो जाएगा कैथोड पर, केटायन है, और ये हो जाएगा हाफ Cl2 गैस, ये जाएगा एनोड पर, ऐसा। अब यहां दिया हुआ क्या क्या है, तो I बराबर दिया हुआ है 10 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, तो मिनट को सेकेंड में बदलना होगा, 10 × 60, तो ये जाएगा 600 सेकेंड। अब चूंकि यहाँ गैसियस सब्सटेंस है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ये वाला, वॉल्यूम बराबर क्या था, वॉल्यूम इक्विवेलेंट बटे F × I × T। अब वॉल्यूम इक्विवेलेंट जो है क्लोरीन का पता है, पीछे हम लोग कैलकुलेट किए हैं, वो आता है 11.2 लीटर, फराडे 96,500 कूलम पर मोल, आई दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर को 10 कूलम पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 600 सेकेंड। सेकेंड कट जाएगा, कूलम कट जाएगा, बाकी सबको सॉल्व कर दो तो वही निकल जाएगा V, और जो V आएगा लीटर में आएगा, ऐसा। तो यही दो फॉर्मूला है। गैसियस सब्सटेंस रहेगा तो लगाओगे V बराबर V इक्विवेलेंट बटे F I × T, और यदि सॉलिड रहेगा तो W बराबर A बटे NF I × T। तो यही दो फार्मूलाज हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। और पहले भी बताया कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और कई प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के, किसी भी टाइप में। तो अच्छे से कर लोगे इस टॉपिक को। NCERT बुक में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उसको बनाने का प्रयास करोगे, और NN सिन्हा में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर से। तीसरा पार्ट देखोगे NN सिन्हा में इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट, तो बनाओगे तो एग्जाम्पल से पहले बनाना, तब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो NCERT NN सिन्हा बुक दोनों का क्वेश्चन बनाने का प्रयास करोगे, जो नहीं बनेगा हमसे पूछोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। धन्यवाद।